ग्राम पंचायत है। इसमें 6 गाँव है। आसोटा, पदमपुरा, डाबड़ी, खानपुर, भियाणी और एक नया गाँव बना है सुजला। कि पिछले 9 सालों में आपने इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया? पक्की सड़कें बनवा दी है और नालियाँ भी बनाई है। सुजला जो गाँव बना, वो मेरे कार्यकाल में मैंने प्रस्ताव भिजवाया था यहाँ सरकार को और आपका किसी विशेष गाँव के प्रति ज़्यादा झुकाव रहता है, वहाँ पे ज़्यादा विकास के कार्यक्रम होते हैं। डाबड़ी ग्राम में अलग से ग्राम पंचायत बनने की एक माँग उठती है। पिछले 4 साल के कार्यकाल में आपके कौन से वादे अभी भी अधूरे रह गए हैं? ऐसा कोई काम नहीं छोड़ू कि ग्रामीण जन ये कहे कि ये हमें समस्या बाकी रह गई। जगत व्याप्त समस्या है जो पानी की समस्या है। जल जीवन जो मिशन योजना चल रही है, उसकी टंकी जो अभी बन रही है हमारे गाँव खानपुर में बन रही है, उससे 2-3 महीने में आगामी 2-3 महीने में पूरे गाँव में पानी सप्लाई नियमित हो जाएगी। गाँव की पाइपलाइन है वो आज से करीब 25 साल पहले पड़ी हुई पाइपलाइन है। वो केवल 4 इंच की पाइपलाइन है। उसमें पहले जो अपना पानी आता था वो फ्लोराइड वाला पानी आता था। जसवंतगढ़ से डाबड़ी के बीच की जो सड़क है, वह क्षतिग्रस्त पड़ी है। उससे एमपी साहब ने वहाँ संसदीय समिति में कुछ सड़कों का आपसी विवाद नागौर जिले का एक आधी सड़क का होने की वजह से वहां पर संसदीय समिति में वो उस पर रोक आ गई थी सारे आदेश पर। करूँ तो कितने समय के अंदर आप कह सकते मेरे हैं कि ये हिसाब से सड़क मेरे हिसाब से ये सड़क अधिकतम 6 महीने में बन जाएगी। मेरे जो सुजानगढ़ का जो गंदा पानी आगे इकट्ठा हो जाता है, वह समस्या अभी भी बनी हुई है। तो मैं मेरे पंचायत के एरिया में उस पानी को नहीं घुसने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए वहां पर मिट्टी वगैरह डाल करके और उसको रोकना पड़ेगा। सरकार अभी पीछे थी, इसमें ग्राम पंचायतों की अपेक्षा बहुत जोर से की गई थी। ग्राम पंचायतें इसमें काफी नाराज थी। सरपंच सारे के सारे राजस्थान के इस सरकार से नाराज थे। क्यों? एक तरीके से आप कह सकते हैं होलसेल में जिले बना दिए और जाते-जाते एक सुजला जिले की वायदा कर दिया था। सुजला जिला हमारी ये सोच थी कि 1 नंबर पर होना चाहिए था। तो ये वर्तमान सरकार जो मोदी जी की है, ये आसानी से रिपीट हो जाएगी। अगर किसानों की नहीं सुनेगी और किसान अगर विरोधी हो गया, तो फिर आगे जाके समस्या आ सकती है। सीधा मुकाबला होता है बिना हनुमान जी के, तो कांटे की टक्कर होगी कांग्रेस और बीजेपी। नमस्कार दोस्तों, सुजला वायरल के चुनावी संग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं, जो कि आसोटा ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं हरदयाल जी से। नमस्कार हरदयाल जी, आपका स्वागत है सुजला वायरल में। नमस्कार जी। हरदयाल जी, जैसा कि हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि हरदयाल जी आसोटा ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, जिसमें करीब 6 गाँव आते हैं। तो हाँ जी। सबसे पहले उनके जीवन परिचय से शुरू करते हैं। तो हरदयाल जी, पहले आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड, जो आपकी शैक्षणिक बैकग्राउंड और शैक्षणिक योग्यताएँ हैं, और थोड़े से आपके भूतपूर्व जीवन के बारे में थोड़ा बताइए? मेरा नाम हरदयाल रुलानिया है और मेरा मूल गांव भियानी है, ग्राम पंचायत आसोटा के अधीन है। मेरी एजुकेशन बीए एलएलबी है। मैं सुजला कॉलेज से बीए किया हूँ। उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से मैंने एलएलबी कर रखी है। मैं पूर्व में सुजला महाविद्यालय में 2005 में छात्र संघ उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ और उसके बाद 2015 के चुनाव में मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा था और उसके बाद लगातार दूसरा कार्यकाल ये मेरा ग्राम पंचायत आसोटा में सरपंच के रूप में है। जी, बिल्कुल। जैसा कि हमने देखा कि आप छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि रखते थे, परंतु जो सरपंच की जो राजनीति है, उसमें आपका आना कैसे हुआ? आपने क्या विचार किया कि मुझे सरपंच बनना चाहिए या उसके लिए चुनाव लड़ना चाहिए? मूल रूप से मेरा ऑफिस तहसील कार्यालय के सामने है और यहाँ ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उनको मैं देखता था कि भाई ग्रामीण लोग जो अपने कामों को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं और उसी उद्देश्य से मेरा ये एक विचार आया कि क्यों ना सरपंच के रूप में चुनाव लड़ करके और लोगों की जो सेवा की जाए। इसलिए जन भावना से मैंने एक जनता की सेवा किस प्रकार से कर सकूं, उसके लिए एक ओहदा जो सरपंच का होता है वो मैंने लेना उचित समझा और उसके माध्यम से जनता की सेवा करना मैंने उचित समझा, इसलिए मैंने सरपंच चुनाव लड़ा। जी, बिल्कुल। तो समाज सेवा को आपने ध्यान में रखते हुए राजनीति चुनी। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जनरली हम देखते हैं कि जो छोटे-छोटे ग्राम रहते हैं, उसमें बहुत सारे गाँवों को मिला के एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे आसोटा ग्राम पंचायत में देखने को मिलता है। तो हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आसोटा ग्राम पंचायत में कितने ग्राम हैं, कितने वोटर्स हैं, यहाँ की जनसंख्या कितनी है? यहाँ की जियोग्राफी और डेमोग्राफी के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए।
देखिए आसोटा ग्राम पंचायत लाडनू और सुजानगढ़ के बीच की ग्राम पंचायत है, 2 शहरों के बीच की ग्राम पंचायत है। इसमें 6 गाँव है। आसोटा, पद्मपुरा, डाबड़ी, खानपुर, भियाणी और एक नया गाँव बना है सुजला, जो आपके सुजानगढ़ के पास स्थित है। इसलिए 6 गाँव है। यहाँ पर लगभग 4900 75 17 आस-पास मतलब 5000 वोटर यहाँ पर है। काफ़ी बड़ा एरिया है, हालाँकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो डाबड़ी है जो जसवंतगढ़ के बाद में आता है और बाकी गाँव है जो इधर आस-पास में है सारे, लंबा-चौड़ा क्षेत्रफल है। फिर भी 6 गाँव हमारे पंचायत के अधीन है। जी, बिल्कुल, तो 6 ग्रामों से मिलकर बना ये आसोटा ग्राम पंचायत के आप पिछले 9 साल से सरपंच रहे हैं। सबसे पहले तो उसके लिए आपको बधाई। साथ ही मेरा सवाल ये रहेगा कि पिछले 9 सालों में आपने इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया? ग्राम पंचायत में जो पिछला 9 साल का कार्यकाल था, उसमें मैंने जब मैं सरपंच बना था तो गाँव की हालत बहुत खराब स्थिति में थी। कोई ज़्यादातर पक्की सड़कें बनी हुई नहीं थी, नालियाँ नहीं थी। उनने काफ़ी विकास जो गाँव में होना था, मेरे कार्यकाल में मैंने 9 साल में प्रत्येक ग्राम में लगभग पक्की सड़कें बनवा दी है और नालियाँ भी बनाई है। ग्राम पंचायत को 100% शौचालय से बनवाए के उनको गाँव वालों को एक बार जो खुले में शौच होता था, उसको बंद करवाया गया। और इसके अलावा गाँव में खेल मैदान नहीं था, तो पंचायत लेवल पर एक कानपुर में 15 बीघा उसका राजीव गांधी खेल स्टेडियम के नाम से जब सरकार को प्रस्ताव भेजा और वहां से आवंटन होकर आ गया, तो खेल मैदान भी तैयार किया गया है। 2 शानदार मॉडल तालाब भी बनाए गए हैं, कई सड़कें बनाई गई है। इसके अलावा नरेगा से भी 8-9 सड़कें हमने ग्रेवल सड़कें बनाई है। 5 मेरी पंचायत में जो कटानी रास्ते नहीं थे, खेतों में लोग जाते थे, वो कटान के नहीं थे। 5 कटानी रास्ते नए हमने बनवाए, प्रयास से प्रशासन से हमने सहयोग लेकर के और प्रशासन का भी अच्छा उसमें सहयोग रहा कि उन्होंने 5 कटानी रास्ते मेरी माँग पर घोषित किए। इसके अलावा सुजला जो गाँव बना, वो मेरे कार्यकाल में मैंने प्रस्ताव भिजवाया था यहाँ सरकार को और सरकार के वहाँ बराबर संपर्क करके वो राज्य सरकार से एक सुजला गाँव नया बनवाया। काफ़ी मेरी तरफ से कोशिश की है। लगभग आज मेरी पंचायत में 90-95% सड़कें आप कहीं भी जाके देख सकते हो, पक्की रोडें हैं अंदर गाँव के अंदर। इसके अलावा भी काफ़ी विकास मेरी तरफ से मैंने किया है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल और जो सुजला ग्राम की आपने बात करी, हमारा पूरा जो चैनल का नाम ही सुजला वायरल है, तो उसके लिए आपको धन्यवाद, आपने उसके लिए प्रयास किया। मेरा बिल्कुल। अगला सवाल जो रहेगा, वो है कि जिस प्रकार से 6 ग्राम से मिलकर ये ग्राम पंचायत बनी है, तो देखा जाता है जनरली कि आप जिस गाँव से हो या आप जहाँ से हो, वहाँ आपका झुकाव रहता है। तो आपका इस मामले पे क्या विचार है? क्योंकि 6 गाँव है, आपका किसी विशेष गाँव के प्रति ज़्यादा झुकाव रहता है, वहाँ पे ज़्यादा विकास के कार्यक्रम होते हैं या फिर आप सबको समान दृष्टि से और एक साथ विकास करने के लिए कार्य करते हैं? देखिए, मैंने कभी भी किसी गाँव के बारे में ये नहीं सोचा कि ये कौन-सा गाँव है। मैंने प्रत्येक गाँव को मेरी पंचायत के प्रत्येक गाँव को अपना गाँव समझते हुए काम किया है। ये कभी भी दिमाग में नहीं आया कि ये गाँव कोई विशेष है या ये विशेष नहीं है। हर गाँव को मेरा गाँव समझ करके और विकास करवाया है। मेरे खुद के गाँव में मैंने बाद में विकास करवाया, पहले अन्य गाँव में मैंने विकास करवाया था और आगे भी मेरी यही प्राथमिकता है कि सभी गाँव में समान रूप से जो भी बजट जहाँ से भी हमें मिलता है, उसको समान रूप से हम टारगेट रखते हैं कि भाई इस गाँव में ये काम सबसे पहले होना अति आवश्यक है, उसको हम पहले करवाते हैं। परंतु हमने देखा है कि डाबरी ग्राम में अलग से ग्राम पंचायत बनने की एक माँग उठती है। अगर समान रूप से विकास हो रहा है, तो उस माँग को लेकर आपका क्या ख़्याल है? वो केवल डाबरी ग्राम वाले इसलिए चाहते हैं कि जो पंचायत मुख्यालय है, उसकी दूरी वहाँ हुँ। से थोड़ी ज़्यादा पड़ जाती है क्योंकि बीच में जसवंतगढ़ आता है, उसके बाद आसोटा आता है और सीधे बसों के साधन भी वहाँ से उपलब्ध नहीं है आसोटा के लिए, इसलिए ग्रामीण लोग परेशान हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि डाबरी वाले ये चाहे कि भाई हमें किसी प्रकार के इस एक विकास बोल करके जो अलग पंचायत बनानी पड़े, ऐसा कोई उनका मकसद नहीं है। हम भी ये चाहते हैं कि भाई जो छोटी पंचायत होती है उसमें विकास ईज़ी होता है। अगर इसके अलावा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि भाई आज मतलब विकास की वजह से कोई अलग पंचायत चाहते हैं। जी, बिल्कुल। तो जिस प्रकार से नेता होते हैं, चुनाव होते हैं, चुनाव में चुनावी वादे भी होते हैं। आपने भी चुनावी वादे किए होंगे। आपको क्या लगता है जो अभी पिछले 4 साल के कार्यकाल में आपके कौन-से वादे अभी भी अधूरे रह गए हैं? देखिए मैंने जितने वादे किए थे,
वो काम मैं सारे पूरे करवा चुका हूँ। ऐसा कोई शायद वादा है जो मैंने किया हो और पूरा नहीं किया हो, ये आप मेरे पंचायत में भी जाके पता कर सकते हो कहीं भी। जो वादा किया है वो मैंने पूरा किया है, जिस काम का बोला है उसका मैंने करवाया है। जो नहीं होने लायक था वो ग्रामीणों को मैंने पहले मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता है, और वो नहीं हुआ। बाकी सभी काम करवाए हैं। अभी भी कुछ काम और हैं जो वादों में नहीं है लेकिन फिर भी बाकी है, वो भी मुझे करवाने हैं अतिशीघ्र। मेरी मेरी ये सोच है कि जो 12 महीना का शेष कार्यकाल है उसमें मेरी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं छोड़ूं कि ग्रामीण जन ये कहे कि ये हमें समस्या बाकी रह गई। तो बिल्कुल हम भी अपना प्रयास करेंगे कि जनता के सामने आपको भी रखें हो ताकि जनता और आपका आमना-सामना हो सके और ऐसे ही कार्यक्रम में जनता भी आपको फीडबैक दे सके और आप भी अपने जो अपने कार्य किए हैं वो जनता के सामने रख सकें। इसके अलावा जनता से भी हमारा आग्रह रहेगा कि आपको अगर कुछ लगता है कि कोई वादा किया गया है या कोई कार्य अभी भी अधूरा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएँ और अगर आपको प्रशंसा भी करनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। तो अब आगे चलते हैं हमारे अगले संस्करण में जिसमें हम जो क्षेत्र से जुड़े मुद्दे हैं, उनको मुख्य रूप से फ़ोकस का बिंदु रखते हैं और उन पे हम चर्चा करते हैं क्योंकि वह जनता के दिलों से जुड़े रहते हैं और जनता की समस्याएँ रहती है। तो हमारा पहला सवाल उसमें रहेगा जो कि एक जगत व्याप्त समस्या है, जो पानी की समस्या है। तो हमने देखा कि आस-पास के क्षेत्रों में पानी की काफ़ी समस्या रहती है और इसी क्रम में खानपुर और पूरे आसोटा जो पंचायत है उसमें भी पानी की समस्या अभी भी व्यापक रूप से बनी हुई है। तो उसके ऊपर आपका क्या ख़्याल है? उसको ठीक करने के लिए आपने क्या-क्या कदम उठाए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। बिल्कुल, इन गाँव में पानी की बहुत ही भयंकर समस्या है। पानी सप्लाई जो है जलदाय विभाग लाडनू द्वारा की जाती है, और पानी सप्लाई जो है निरंतर नहीं की जा रही है। जिस प्रकार से हमें पानी चाहिए, वो पानी हमें जलदाय विभाग से नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैंने निरंतर हर मेरी जनरल बॉडी मीटिंग जो पंचायत समिति की होती है, उसमें मैंने मुद्दा उठाया है। कलेक्टर साहब के समक्ष उठाया है, सभी अधिकारियों के समक्ष बार-बार ये मुद्दे उठाए हैं। और इस बारे में पानी के जो निरंतर हम प्रयास किया उसका नतीजा ये रहा कि जल जीवन जो मिशन योजना चल रही है उसकी टंकी जो अभी बन रही है हमारे गाँव खानपुर में बन रही है, बाकी डाबड़ी में भी बन चुकी है, उसकी सप्लाई चालू हो चुकी है। खानपुर की पानी की टंकी बन रही है, उससे 2-3 महीने में, आगामी 2-3 महीने में पूरे गाँव में पानी सप्लाई नियमित हो जाएगी। पानी की समस्या वास्तव में ये हकीकत समस्या है और इसके लिए प्रयास भी बहुत किया है। मैं बार-बार इस बारे में अधिकारियों के समक्ष ये मुद्दा उठाया है। आपने जनरल बॉडी मीटिंग में हमारी कवरेज की होगी कभी, उसमें भी आपने देखा होगा कि सबसे प्रमुख मुद्दा मेरा ये जो रहा है, वो पानी की समस्या का रहा है। इसको मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि पानी की समस्या हमारी पंचायत में बहुत भयंकर है। जी, जी, बिल्कुल। तो हमने एक इंटरव्यू लिया था पंचायत समिति सदस्य जो लाडनू में है, जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत की तरफ से यज्ञदत्त जी दाहिमा तो उन्होंने एक अच्छा मुद्दा दिया था कि जो जल की जो स्वीकृति रहती है, जैसे जसवंतगढ़ में मुख्य समस्या है कि जसवंतगढ़ की जो पेपर पे जो जनसंख्या है, जो आंकड़ों में जनसंख्या है वो कम है, परंतु आस-पास के लोग वहाँ पे खूब आगे रहते हैं। उसके कारण जो स्वीकृत जल की आपूर्ति है वही कम है। क्या इसी प्रकार की समस्या आपके यहाँ पे भी है? देखिए, हमारे जो गाँव की पाइपलाइन है, वो आज से करीब 25 साल पहले पड़ी हुई पाइपलाइन है। वो केवल 4 हुँ, इंच की पाइपलाइन है। उसमें पहले जो अपना पानी आता था, वो फ्लोराइड वाला पानी आता था। वो पूरा का हुँ। पूरा आधा पाइपों में जम गया है। इसकी वजह से सप्लाई है जो बराबर पानी पहुँच नहीं पा रहा है। अब जो नहरी पानी आ रहा है, वो पानी उन्हीं पाइपलाइन के माध्यम से आता है जो आधी पहले से ही चौक हो रखी है। इसके लिए हमने बाकायदा लिखित में ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया है कि पूरी की पूरी लाइनों को नहीं डाला जाए। या फिर जो जल जीवन मिशन की जो टंकी वाले जो पानी सप्लाई चालू हो रही है, वो नए पाइपलाइन पड़ रहे हैं और उससे आगामी 2 से 3 महीने का विभाग ने बोला है। अभी भी 10 दिन पहले पत्र आया है विभाग का, मैंने शिकायत की थी, उसका जवाब आया है कि आपका आगामी 2 महीने में हम सप्लाई चालू कर देंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप मतलब प्रशासन प्रशासन के साथ फीडबैक लेते रह रहे हैं और इस कार्य की ब सुचारू रूप से पूर्ण होने के लिए कार्यरत हैं। इसके अलावा चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, जो लाडनू का जो सीवेज का पानी है, वह आसोटा और जसवंतगढ़ के बीच में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। तो उस कार्य को लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या यह लोगों के लिए समस्या खड़ी करेगा आस-पास के लोगों के लिए या यह एक अच्छा कदम है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लाडनू नगर पालिका का पूरा गंदा पानी है जो सुजानगढ़ की तरफ हमारी पंचायत की तरफ जाता है, खुला नाले में जाता है अभी। और न जो सीवरेज प्रोजेक्ट लाडनू का आया था, उस टाइम में जो पानी सारा का सारा इधर ही जा रहा था, तो उन्होंने एक ज़मीन गोचर में माँगी थी कि भाई हम यहाँ एसटीपी बना देंगे ताकि आपको निकट भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो।
तो हमने काफी दूर जो हमारी एक जमीन है उसमें एसटीपी के लिए जमीन दी थी। हालांकि ग्रामीणों ने उसका विरोध किया था, आसोटा ग्रामवासियों ने भी उसका विरोध किया था, लेकिन हमारी ये मजबूरी थी कि ये पानी उल्टा तो चढ़ नहीं सकता है, जाएगा ढाल की तरफ, और ढाल है जो हमारे पंचायत की तरफ है लाडनू की, तो पानी निश्चित रूप से इधर आकर सड़क पे बिखर रहा है। उससे अच्छा था कम से कम एक प्लांट में वो जाएगा, वहां से जो पानी वापस तैयार होकर खेतों में जाएगा, वो खेतों में उस पानी से जो सिंचाई होगी उससे हमें उसका लाभ भी मिलेगा कि हमारी सैकड़ों बीघा जमीन है जो सिंचित हो जाएगी। जी, बिल्कुल, तो बेसिकली पानी का पुनर्चक्रण किया जा रहा है, पानी को फिर से ट्रीटमेंट करके खेतों में काम लेने की ये परियोजना है। इसी जो आपने अभी बात कही कि जो पानी सड़कों पर फैल जाता था और सड़कें पूरी गंदी रहती थी और वहाँ पे नाले और जल भराव की समस्या आती थी, अब वह समस्या का क्या हाल है? अब वहाँ पे कैसा लाइक हालात चल रहे हैं? अब करीब 5-6 महीने पहले हमने नगर पालिका में ज्ञापन दिया था, प्रदर्शन किया था, नगर पालिका वाले उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, तो हमने ग्रामवासियों ने वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद में उन्होंने इस समस्या के लिए काफी हद तक नाले की सफाई करवाई है। फिलहाल वर्तमान में पानी हालांकि खुला ही पड़ा है, लेकिन जो सड़क पे चल के हमारे गांव में जा रहा था पतनपुरा में, वो अभी फिलहाल नहीं जा रहा है। आगे भी मेरा यही प्रयास है कि उस पानी को इधर खुले में जाने से पूरी तरह से रुकाया जाए। उसके लिए नगर पालिका चाहे कोई व्यवस्था करे, वो नगर पालिका की हटेगा कि भाई इसको कैसे हम समाधान करें। हमारी पंचायत में हम गंदा पानी नहीं घुसने देंगे, ये मेरा पूरा जी। प्रयास। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक मुद्दा बार-बार उठता है जसवंतगढ़ से डाबड़ी के बीच की जो सड़क है, वह क्षतिग्रस्त पड़ी है। उसे बेसिकली ठीक करने के लिए ये मुद्दा उठता है। उसके बारे में आपके क्या विचार हैं और उसके बारे में क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, लाडनू की जो जसवंतगढ़ से जो डाबड़ी सड़क है, जो लेडी तक है, पीछे प्रधानमंत्री सड़क योजना में स्वीकृति के लिए गई थी और लगभग स्वीकृत भी हो गई थी। माननीय एमपी साहब ने वहाँ संसदीय समिति में कुछ सड़कों का आपसी विवाद नागौर जिले का एक आधी सड़क का होने की वजह से वहां पर संसदीय समिति में वो उस पर रोक आ गई थी सारे आदेश पर, और उस रोक की वजह से वो सड़क है जो रुक गई थी। फिर भी हमारा प्रयास है, विधायक जी से भी हम लगातार प्रयास में हैं, एमपी साहब से भी हम प्रयास में हैं कि भाई इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए, चाहे किसी कोटे से राजस्थान सरकार से बनवाया जाए, चाहे प्रधानमंत्री सड़क से बनाई जाए। ये सड़क बनाई जानी बहुत आवश्यक है, वास्तव में उस सड़क की समस्या है। जी, बिल्कुल, येन केन प्रकारेण इस क्षेत्र में जो समस्याएँ हैं उसका समाधान होना चाहिए और बिल्कुल यही जनप्रतिनिधि का एक माइंडसेट रहना चाहिए कि हम समस्या का समाधान किस प्रकार से करें। अगला मेरा सवाल रहेगा कि जो लाडनू से कानपुर से मेगा हाईवे तक का जो रोड है, जो कनेक्ट करता है, वो सुनने में आ रहा है सैंक्शन हो गया है। तो अभी उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसका क्या अभी हालात है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए? लाडनू से जो कानपुर होते हुए जो मेगा हाईवे तक सड़क है, वो भी उसी सड़क स्कीम में थी जो लाड जसुंगढ़ से डाबड़ी है, लेकिन उसमें संसदीय समिति से रोक आ गई थी पहले। अभी जो रोक हटी है उसमें जो लाडनू से वाया कानपुर होते हुए मेगा हाईवे तक सड़क है उस पर रोक हट चुकी है, उनके आदेश जारी हो चुके हैं, उनके टेंडर लग गए हैं। पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि उसके टेंडर लग चुके हैं, वो सड़क अतिशीघ्र बन जाएगी। जो लाडनू सुजानगढ़ का बहुत ही प्रमुख रूट है, सारे छोटे वाहन उसी रोड से चलते हैं, वो जल्दी से जल्दी बन जाएगी। जो ये आपने एक शब्द काम लिया अतिशीघ्र, जनता यह शब्द सुन-सुन के काफ़ी एक तरीके से कहें तो आदत हो गई है। परंतु एक मैं अगर आपसे टाइमलाइन की बात करूँ तो कितने समय के अंदर आप कह सकते मेरे हैं कि ये हिसाब से सड़क मेरे हिसाब से ये सड़क अधिकतम 6 महीने में बन जाएगी। मैंने अधिकारियों से जानकारी फीडबैक लिया है ऊपर से, उसमें उनका ये हुँ, कहना है कि महीने 2 महीने की टेंडर प्रक्रिया है, उसके बाद सीधी हुँ। सड़क शुरू ही होनी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये 6 महीने का जो कार्यकाल है वह हम जनता के सामने रखना चाहते हैं ताकि जनता भी आपसे फीडबैक ले सके और आप अधिकारियों से फीडबैक ले सके और कार्य सुचारू रूप से पूर्ण हो सके। देखिए, ये जी ऊपर के लेवल की सड़कें हैं, इनमें हम केवल अधिकारियों से फीडबैक ही ले सकते हैं या उनको ये लिखित में दे सकते हैं कि भाई ये सड़क हमें चाहिए। ग्राम पंचायत के लेवल पर तो बिल्कुल। ये सड़क हम बढ़ा नहीं सकते, पीडब्ल्यूडी की है। तो उनसे हम फीडबैक लेकर के उनके पीछे पड़े रहते हैं कि भाई ये सड़क हमारी जल्दी से जल्दी सैंक्शन हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब हमारा अगला सवाल रहेगा जिस प्रकार से जो लाडनू का गंदा पानी आसोटा ग्राम पंचायत की सड़कों पर फैल जाता था, उसी प्रकार से जो सुजला नया ग्राम बना है, जो भागड़ा कॉलोनी है, वहाँ पर भी सुजानगढ़ का जो गंदा पानी आके इकट्ठा हो जाता है, वह समस्या अभी भी बनी हुई है। उसके बारे में आपका क्या विचार है? उसको ठीक करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सुजानगढ़ नगर परिषद को मैंने बहुत बार पत्र लिख दिए हैं कि भाई आपका गंदा पानी है जो मेरे एरिया में आ रहा है,
उनको एसडीएम साहब को भी बोल दिया है, तहसीलदार जी को बोल दिया है, सुजानगढ़ नगर परिषद के जो आयुक्त है उनको बोल दिया है, नगर परिषद जो वहाँ के जो है अपने चेयरमैन उनको बोल दिया है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई विशेष प्रयास नहीं किया है। हम अब उनको अंतिम टाइम दे चुके हैं कि भाई आप इस पानी की या तो व्यवस्था कर लें, अन्यथा मैं मेरी ग्राम पंचायत की सीमा पर इस पानी को रोक दूंगा। और अगर वो 2-3 महीने में उस समस्या को, इस बरसात की सीजन से पहले यदि वो समस्या समाधान नहीं करते हैं, तो मैं मेरे पंचायत के एरिया में उस पानी को नहीं घुसने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए वहां पर मिट्टी वगैरह डाल करके और उसको रोकना पड़े, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, हम हमारी जनता को परेशानी में नहीं पड़ने देंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ जिसमें सालासर से कसुम्बी और सीधा लाडनू की तरफ एक नया हाईवे बना है पिछले ही कुछ सालों में। उससे हुआ ये कि जो ट्रैफिक मेगा हाईवे पर रहता था वो डाइवर्ट होके डायरेक्ट उस बाईपास हाईवे पे आ गया है। तो जनरली होता क्या था कि जो आसोटा के जो मेगा हाईवे है उसका जो मोड़ है, आसोटा और लाडनू का जो जसवंतगढ़ का जो जंक्शन रहता था, वहाँ पे काफ़ी दुकानें रहती थी, जो होटलें रहती थी, काफ़ी तिरपाल के जो व्यवसाय रहते थे, उन पे काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। तो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? और उसका क्या समाधान व्यापारियों ने निकाला? आपने उस बारे में क्या किया? देखिए, वो जो तिरपाल की दुकानें थी वो लगभग है जो आपके लाडनू का जो नया हाईवे बना है लाडनू सिटी के पास, वहाँ शिफ्ट हो गए हुँ। हैं। और बहुत ही बड़ा तिरपाल मार्केट है जो यहाँ पर बन गया है। काफ़ी ट्रकें वहाँ रुकती है। सारे के सारे वो जो वहाँ से बेरोज़गार हो गए थे एक बार, वो उन्होंने वापस अपना शिफ्ट कर लिया है लाडनू के पास, और अच्छा खासा उनका धंधा चल रहा है। वो कोई दिक्कत नहीं आ रही उनके फिलहाल। तो बेसिकली छोटे मार्केट से बड़े मार्केट में व्यापारी शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ पे बिल्कुल, अच्छा खासा तिरपाल का मार्केट बन गया, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमने देखा है कि जो जनरली बड़े-बड़े हाईवे रहते हैं, वहाँ पे जैसे अभी अमन बात करें असोटा का जो मेगा हाईवे है, वहाँ पर भी कुछ लोग अवैध रूप से वहाँ पे मतलब रहते हैं, मतलब डेरा डाल के रहते हैं। उस बारे में आपका क्या विचार है? क्या वो हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए या उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मेगा हाईवे पर कोई विशेष अभी फिलहाल अतिक्रमण जैसा कुछ नहीं है। कुछ जो जसवंतगढ़ का जो गोचर है उसमें ये जो मेले वगैरह के टाइम में वहां पर आते हैं कुछ लोग जो, लेकिन अभी नहीं है फिलहाल, ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग वहां से हट चुके हैं। अगर कोई अवैध अतिक्रमण की कोई कोशिश करेगा तो उसको हम नहीं करने देंगे। जी, बिल्कुल, तो अवैध अतिक्रमण को अब बिल्कुल भी स्वीकृति नहीं दी जाएगी, ये आपका इस बिल्कुल। मत पे विचार है। और अब मेरा सवाल रहेगा जैसा कि हमने पिछले इंटरव्यू में योगेंद्र जी से पूछा था कि जो पंचायत समिति है और जो जिला लाइक जिला स्तरीय जो उसकी शाखा रहती है, उसके जो अपने प्रतिनिधि रहते हैं, उनका और जो ग्राम पंचायत का उनका सामंजस्य कैसे रहता है? आप किस प्रकार से उनसे तालमेल रखते हैं, किस प्रकार से उनसे बातचीत करते हैं, ताकि आपके क्षेत्र का जो विकास कार्य है वो अनवरत चल सके? आप किस प्रकार से अगर कोई डिस्प्यूट की स्थिति होती है या कुछ में मतभेद की स्थिति होती है, तो वो किस प्रकार से यहाँ पे रिज़ॉल्व की जाती है? उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य या पंचायत समिति जो भी बात रखती है, उनको हम हुँ। अगर वो लीगली रखते, लगभग अमूमन लीगली बात रखते हैं, लेकिन जो होने वाला होता है, हम ग्राम पंचायत से जो सहयोग हो सकता है वो हम उनका काम करते हैं। जनता का जो काम हित का होता है वो रखते हैं, वही हम करना चाहते हैं। इसलिए ऐसी कोई स्थिति आती नहीं है कि भाई हमारे कोई आपस में तालमेल बिगड़े, क्योंकि वही यही चाहते हैं जनता का काम हो और हम भी चाहते हैं जनता का काम हो। इस तरह से हमारे कोई तालमेल की ऐसी कोई अभी तक समस्या आई नहीं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पंचायती राज के जो 3 स्तर है, इससे कार्य शीघ्रता से होता है? बिल्कुल, कोशिश यही रहती है कि जो ग्राम पंचायत के माध्यम से अगर कोई काम है, ग्राम पंचायत का कोई कार्य है, उसको मेरी कोशिश ये रहती है कि उसको पेंडिंग नहीं रखें, अतिशीघ्र किया जाए। बाहरी स्तर पर जो काम होता है उसके लिए हम सरकार के माध्यम से जो भी हमारे एसडीएम है, तहसीलदार जी है, या जो भी उच्च अधिकारी है, जिला कलेक्टर महोदय हैं, उनसे हम प्रयास रहते हैं कि वो काम हमारा जनता का जल्दी से जल्दी हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने ये बात करी इस सेक्शन में हमारे क्षेत्रीय मुद्दे जो आपके ग्राम पंचायत के आस-पास के जो मुद्दे हैं उस पे। अब चलते हैं थोड़ी-सी गुफ्तगू करते हैं हमारे राज्य और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उन पे। तो अभी रिसेंटली जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी की सरकार आई है और उससे पहले हमारे कांग्रेस की सरकार थी। तो जस्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इन दोनों के कार्यकाल और उससे पहले भी बीजेपी की सरकार रही है,
तो आपको अच्छा खासा आकलन करने का लाइक कार्यकाल है इनका। तो आप किस प्रकार से दोनों सरकारों के कार्य को आंकते हैं? आपको क्या लगता है सरकार कहाँ पे कम बढ़ रही है और वहाँ पे और फोकस करके कार्य कर सकती है? देखो, जो पिछली बीजेपी सरकार थी, वसुंधरा जी सीएम थे उस टाइम हुँ, ग्राम पंचायतों का मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने विशेष ध्यान रखा था। ये जो हमारी हुँ, सरकार अभी पीछे थी, इसमें ग्राम पंचायतों की अपेक्षा बहुत ज़ोर से की गई थी। ग्राम पंचायतें इसमें काफ़ी नाराज़ थी, सरपंच सारे के सारे राजस्थान के इस सरकार से नाराज़ थे क्योंकि जो बजट है वो हमारा काटा गया था, काट करके अन्य कामों में उस बजट को उपयोग किया गया था। यही कारण रहा कि इस सरकार को वापिस से मतलब मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी है, वो रिपीट नहीं कर पाए। यदि सरपंचों की समस्या सुनते हैं और ग्राम पंचायतों का बजट नहीं काट करके और अगर निरंतर बजट देते रहते ग्राम पंचायतों को जो नियमानुसार मिलना चाहिए, तो ये नौबत नहीं आती। हालाँकि मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि सरपंच के जो है, वो सरकार जो होती है, वही सरकार है हमारी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी जो ये बात कर रहे हैं अपन, इसी में एक मुद्दा आया था, सुजला जिले को लेकर जिस प्रकार से पुराने जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी उन्होंने काफ़ी जिले बनाए एक तरीके से आप कह सकते हैं होलसेल में जिले बना दिए और जाते-जाते एक सुजला जिले की वायदा कर दिया था, परंतु चुनाव की आचार संहिता लग गई और वो कार्यान्वयन नहीं हो चुका था। आप उसके बारे में क्या ख़्याल रखते हैं? क्या बनना चाहिए या किस प्रकार से आप उसको देखते हैं? देखिए, जो सरकार ने जिले बनाए हैं, उनमें सुजला जिला हमारी ये सोच थी कि 1 नंबर पर होना चाहिए था। सुजला जिला बहुत ही ज़रूरी था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आज चूरू जिला है, वो नागौर की सीमा में एक टच हो रखा है, उधर पूरा हरियाणा की तरफ टच हो रहा है जाकर के। बहुत हुँ। लंबा चौड़ा एक जिला है चूरू, उसको 2 भाग करके और सुजला जिला बनाना बहुत ही ज़रूरी था। सरकार ने देरी की उसमें, उसके बाद में जो आंदोलन हुआ, हालाँकि हम भी आंदोलन में सहयोगी थे कि भई ये सुजला जिला बनना बहुत ज़रूरी है। हमारी निरंतर माँग थी। आगे भी मेरी सरकार से यही माँग है, आपके माध्यम से यही माँग है कि सुजला को अतिशीघ्र जिले का रूप दिया जाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल और इसी मुद्दे को सुजला वायरल भी समय-समय पर उठाता रहता है, जिस प्रकार से जो भी कार्यक्रम होते हैं, उनकी लाइव कवरेज या उनके जो अपडेट है, वो हमारे वेबसाइट sujlaviral.com पे भी आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पे भी आप इसके अपडेट्स देख सकते हैं। तो चलिए आगे जी। चलते हुए एक मेरा सवाल है कि जो ग्राम पंचायत ये जो ग्राम की राजनीति है और फिर हमने देखा जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जब आते हैं, तो क्या ग्राम की राजनीति का असर विधानसभा या लोकसभा पे पड़ता है या ग्राम की राजनीति अलग तरीके से कार्य करती है और लोकसभा की अलग तरीके से कार्य करती है और विधानसभा की अलग तरीके से कार्य करती है? देखिए, पूरा हमारा जो भारत देश है, की धुरी ग्राम है, ग्रामों से जुड़ी हुई है। अगर सरकार ग्रामों की तरफ ध्यान नहीं देगी, ग्राम पंचायतों की तरफ अगर ध्यान नहीं देगी, तो जो सरकार हमारी जो अभी पिछली कांग्रेस सरकार थी, उसको अगर वापस रिपीट नहीं होने का मैंने आपको बोला था एकमात्र कारण था कि इस सरकार से सरपंच संतुष्ट नहीं थे और ये नतीजा रहा कि सरकार बदल गई। अगर सरकार सरपंचों की तरफ, ग्राम पंचायतों की तरफ अगर ध्यान नहीं रखेगी, उनका बजट काटने की कोशिश करेगी या ग्राम पंचायतों को किसी भी प्रकार से दबा करके और वो अगर करना चाहे, तो इसका सीधा असर तो ग्रामीणों पर पड़ेगा और ग्रामीणों पर अगर असर पड़ेगा, तो वो खामियाज़ा हर सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। जी, बिल्कुल, तो जिस प्रकार से आपने बताया ग्राम ही देश की धुरी है, तो ग्राम से ही अल्टीमेटली जो सारे चुनाव हैं वो प्रभावित होते ही होते हैं। इसके अलावा 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर आपका क्या विचार है? आपको क्या उसमें दिख रहा है, किसकी सरकार आती दिख रही है? उस पे आप कुछ अगर टिप्पणी करना चाहें तो? देखो, लोकसभा क्षेत्र में तो फिलहाल तो जो चुनाव आ रहे हैं, उसमें जनता की जो भावना देखते हुए लग रहा है, हालाँकि किसानों का विरोध बहुत ज़्यादा है सरकार के प्रति। सरकार से मेरी ये विनती है कि आप किसानों की समस्याओं को भी निरंतर सुनें, क्योंकि किसान अगर आहत है, तो उनकी पुकार हमें सुननी चाहिए और किसानों को भी चाहिए कि वो शांतिपूर्ण अपनी बात सरकार के समक्ष रखें और इसका समाधान करवाएँ। इसी प्रकार से अगर किसानों की समस्याओं को सुन लेगी सरकार, तो ये वर्तमान सरकार जो मोदी जी की है, ये आसानी से रिपीट हो जाएगी। अगर किसानों की नहीं सुनेगी और किसान अगर विरोधी हो गया, तो फिर आगे जाके समस्या आ सकती है। जी, बिल्कुल, तो इसी श्रृंखला में राजस्थान में जो 25 सीटें हैं, उसपे आपको क्या लगता है इस बार फिर से 25 की 25 सीटें
एनडीए लेके जाएगा या कुछ इसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है? नहीं, इस बार कुछ कुछ परिवर्तन होगा। 5-7 सीट जी। का ऐसे लग रहा है कि परिवर्तन होगा। जी, बिल्कुल। बाकी उसमें एनडीए मुख्य की रूप से ज़्यादा अगर आएगी। अपन जी, बिल्कुल, अपन अगर बात करें नागौर लोकसभा जो सीट है मुख्य रूप से, उसके बारे में अगर बात करें, जो अभी हनुमान जी बेनीवाल हमारे एमपी रहे थे, तो उनका एनडीए से अभी नाता नहीं है, जो उन्होंने छोड़ दिया था। अभी काफ़ी चेहरे निकल के आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन-सा चेहरा सबसे प्रमुख दावेदार हो सकता है नागौर लोकसभा सीट का? देखो, हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी यदि कांग्रेस से या बीजेपी से किसी से भी गठबंधन करती है, तो हुँ। निश्चित रूप से आरएलपी यहाँ पर एमपी बनाएगी और जिस भी सरकार से दल से गठबंधन करें, वो दल भारी रहेगा नागौर में। अदरवाइज़ अगर सीधा मुकाबला होता है, बिना हनुमान जी के, तो कांटे की टक्कर होगी कांग्रेस और बीजेपी के बीच। जी, बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि आरएलपी जो पार्टी है, वह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस नागौर लोकसभा सीट पर निभा सकती है। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, तो यही हमारे सवाल थे और सारी हमने चर्चा डिटेल में की और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे सवालों के जवाब दिए। सुजला वाइल आपको आपके राजनीतिक करियर और भविष्य की शुभकामनाएँ देता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारा साक्षात्कार आपने लिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर।